नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात देश में आबादी के असंतुलन की और जनसंख्या पर नियंत्रण की। बात आबादी पर अंकुश की, सरकार के प्रयासों की और मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सवाल की। आज आबादी के लिहाज से भारत दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। देश में जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आने वाले वक्त में न सिर्फ बड़ी समस्या बन सकती है बल्कि स्थिति विस्फोटक भी हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार आबादी पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए प्रयास काफी पहले ही शुरू कर दिए थे। इसके लिए बीती सरकारों ने भी काम किया, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब अगले 5 सालों में मोदी सरकार की न सिर्फ कोशिश बल्कि एजेंडा भी है कि बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या को कैसे भी नियंत्रण में लाया जा सके। इसके लिए तैयारी व्यापक स्तर पर है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ ही जनसंख्या असंतुलन भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 2024 में भारत की कुल आबादी 147 करोड़ के आसपास है और इस आबादी में मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 20 करोड़ है, जो आजादी के वक्त करीब 10 करोड़ मुस्लिम भारत में थे। अब 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। तो वहीं हिंदुओं की आबादी में 8% कमी आई है। एक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 40% यानी कि 10 करोड़ बढ़कर 31 करोड़ पार कर जाएगी और अनुमान है कि 2050 तक भारत की कुल आबादी में मुस्लिम पॉपुलेशन का हिस्सा 18.4% होगा। अब इसे लेकर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपी एक रिपोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हवा दी है। मैगजीन की लेटेस्ट कवर स्टोरी में न सिर्फ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर जोर दिया गया है बल्कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के चलते जनसंख्या असंतुलन को भी दर्शाया गया है और यह भी बताया गया है कि मोदी सरकार का अगला एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। लेकिन यहां भी यह महत्वपूर्ण है कि मोदी 3.0 सरकार बैसाखियों की सरकार है। ऐसे में क्या जनसंख्या कानून को कितना समर्थन मिलेगा? क्या संघ का सुझाव और उस पर अमल मोदी सरकार के गले की फांस तो नहीं बन जाएगा? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के आने के बाद से बीजेपी और संघ के तमाम मुद्दों में से ज्यादातर को अमली जामा पहनाया जा चुका है। समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए जाना बाकी है। हालांकि मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में एक कमेटी गठन का प्रस्ताव देकर ठोस संकेत दे दिया है। इस संवेदनशील मसले पर सरकार निर्णायक तरीके से आगे बढ़ने को तैयार है। इसके लिए वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए अपनी मंशा भी जाहिर कर दी थी। दरअसल 3 दशक से जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहस जारी है। 1991 में सीनियर कांग्रेस नेता के करुणाकरण के नेतृत्व में एक कमेटी ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में जो सुझाव दिए थे, कमेटी ने जनप्रतिनिधियों के लिए ये शर्त अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा था कि उनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हो, लेकिन वो प्रस्ताव लागू नहीं हो सका। हालांकि कुछ राज्यों ने पंचायत स्तर पर इसकी कोशिश की, लेकिन उसी रिपोर्ट से इनपुट लेते हुए मोदी सरकार ने भी पिछले दिनों कानून मंत्रालय को इस दिशा में बेहतर कानून के विकल्प तलाशने को कहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने एक समिति का गठन कर अपनी मंशा साफ कर दी थी कि 2024 में सत्ता में लौटते ही इसका मुख्य एजेंडा यही मुद्दा होगा। इस बीच संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अपनी लेटेस्ट कवर स्टोरी में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर जोर दिया है। मैगजीन में न केवल हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के चलते जनसंख्या असंतुलन को चिन्हित किया गया है। अब कमेटी गठन के बाद साफ है कि मोदी सरकार का अगला एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल ने भी स्टडी की, जिसके मुताबिक 1950 से 2015 के बीच आबादी की स्टडी की गई। 1950 से 2015 तक अल्पसंख्यकों की आबादी में 43.15% बढ़ोतरी हुई। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.09% हो गई। उधर हिंदुओं की आबादी में करीब 8% गिरावट रही। 2019 का जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया गया। करीब 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल पेश किया। भारत की कुल जनसंख्या 142.86 करोड़ पहुंच गई। चीन की कुल जनसंख्या 142.57 करोड़ पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी।
देशवासियों से छोटे परिवार की अपील करते हुए कहा था कि छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है। हमारे यहाँ बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। बहरहाल वित्त मंत्री की समिति बनाने के ऐलान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार देश की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए जनसंख्या नियंत्रण की चुनौती से निपटने के लिए समिति बनाने की बात ऐसी ही नहीं कही थी, बल्कि उसके राजनीतिक मायने भी हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो आबादी का असंतुलन जो है, अब जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है। क्या ये जो बात आई है, निकली है, वो वाकई में सफल हो जाएगी? क्योंकि पहली बार तो हो नहीं रहा कि इस पे कोई चर्चा हो रही हो या जिक्र हो रहा हो। बहुत सारा कोशिश इसमें करने की, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए बिल लाने की, इसको रखने की, डिस्कशन की, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन हो क्या रहा है? आबादी अपनी स्पीड से बढ़ती जा रही है। मुस्लिम आबादी का ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ा है और अब आने वाले समय में जब इस चीज को स्वीकारा जा रहा है कि ये बहुत एक घातक हो सकता है आने वाले समय में, तो फिर इसके लिए एक स्टैंड लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है और जो पहले चीजें आई हैं उसको इंप्लीमेंट में लाने की जरूरत है, जिसके लिए बात निकली है। लेकिन क्या इसको करा पाएंगे? क्या ये इतना आसान होगा और किस दिशा में इसको लेकर जाएंगे? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीशम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीशम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। मोहम्मद कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक हैं दिल्ली से दिनेश उपाध्याय जी। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मोहम्मद कौसर हसन जी आपसे करूंगी। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, पहुंच रही है। मोहम्मद कौसर हसन जी, ये जनसंख्या नियंत्रण की जो बात निकली है, पहली बार नहीं निकली, पहले भी तमाम बातें आई और कहीं भी कहा भी जा रहा है कि देखिए, बढ़ती आबादी पर अंकुश लगेगा तभी देश बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो चुकी हैं कि इसको कंट्रोल करना जरूरी है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। ऐसे में क्या आपका वक्तव्य है? और आपसे सवाल लेने का मेरा पहला, देखिए, मकसद बहुत स्पष्ट रूप से यही है कि जो पूरी रिपोर्ट हमने चलाई, दिखाई, जो आंकड़े देखे हैं, उसमें मुस्लिम आबादी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, वहीं हिंदू आबादी जो है उसमें कहीं गिरावट आई है। तो इस चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या मानते हैं आप, और ये जो चीजें आई हैं इसके लिए किस दिशा में काम करने की जरूरत है? आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या समझते हैं इससे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया मुझे सबसे पहले बोलने के लिए। मैं अपने सभी साथी जो को पैनलिस्ट हैं, मैं उनका सभी का अभिवादन करता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं कि देखिए, ये देश की सरकार के जो कर्ता धर्ता है और देश का शासन है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है कि देश को सही तरह से चलाने के लिए नियम और कानून बनाए। निश्चित तौर से जनसंख्या वृद्धि जिस प्रकार से हो रही है, ये बहुत घातक है। आप किसी धर्म के चश्मे को हटा करके भी आप देखें तो अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि संसाधनों का, जो हमारे देश के संसाधन है, उनका वितरण भी असमान होगा। तो समान रूप से वितरण के लिए आवश्यक ये है कि सभी को समान रूप से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसी दायरे में आना चाहिए। ये तो बात हो गई सामाजिक बात, लेकिन जो मुख्य बात है और जो सबसे दिलचस्प बात है कि अभी मैं आपकी डिबेट में आने से पहले एक लेख को पढ़ रहा था, उसमें ये चिंता व्यक्त की गई थी कि किस प्रकार से जो जनसंख्या वृद्धि, खासतौर से मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि हुई, उसमें बहुसंख्यकों के बीच में एक चिंता है कि विभाजन हुआ था, उसकी चिंता है और तमाम बातें। बिल्कुल सही बात है,
कि जिस प्रकार से हमारा इतिहास जो हमारे सामने गुजर चुका है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें गुजरी हैं कि जहां पर संख्या अधिक होने के बाद फिर वो धर्म पर संकट बता करके और मसलक पे संकट बता करके फिर वो विभाजन की बातें हुई। आज कहीं ना कहीं वो बातें ग्राउंड पर आप देख सकते हैं, वो बातें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, और ये चीज जो निकल करके सामने आ रही है तो ये जाहिर सी बात है शंका उत्पन्न करती है। और सरकार अगर कोई इसके बारे में कोई कानून लाएगी जनसंख्या नियंत्रण का, या कोई भी इस बारे में कोई उपबंध लाएगी, तो वो केवल एक वर्ग के लिए नहीं कानून लाया जाएगा, ना वो केवल मुसलमानों के लिए लाया जाएगा, ना वो किसी और के लिए लाया जाएगा। सरकार का जो कानून होगा वो समान रूप से सभी धर्मों के लिए अप्लाई करेगा। तो इसमें इस तरीके की कोई हाय तौबा बचाने वाली बात नहीं है, और ये देश के सुधार के लिए ये आवश्यक कदम है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। दिनेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? म्यूट किया है दिनेश जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, दिनेश आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज भी आ रही है। दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, अभी जिस तरीके से मोहम्मद कौसर जी ने भी अपनी बात रखी है, चाहते सब यही है कि चीजों को कंट्रोल किया जाए। कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है? ये जो बात आई है, आरएसएस भी निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर अपनी बात रखी गई है, क्या इसको आप उतना सफल मानते हैं कि ये हो सकता है? मैं ये बात इसलिए उठा रही हूं क्योंकि पहले भी तो करीब 35 बार ऐसा हुआ कि बिल पेश होता है। पहली बार ये चर्चा नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं है कि इस पर हम बैठे, बहुत बार इसके लिए काम करने की जरूरत हुई है, करी भी गई है, लेकिन आज असफल हैं हम, उस चीज पे हम काम नहीं कर पाए। भारत के अंदर सभी विचारधारा के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। समाज के अंदर समरसता का माहौल हो, सद्भाव का माहौल हो, परिवार प्रबोधन का विषय हो, तो अपने आप को हम लोग एक खुद में निश्चय करें कि मैं राष्ट्र हूं और मेरा क्या दायित्व है। मैं खुद में चिंतन करूं कि अगर मैं 1 या 2 बच्चे अपने घर में रखूं तो शायद उनको अच्छी तरह से तालीम, पढ़ाई लिखाई और उनकी एजुकेशन, संस्कार, ये चीज दे सकता हूं मैं। लेकिन चिंतन का विषय ये होता है, सिर्फ इसको एक धर्म से जोड़ के नहीं चल सकते। मैं मानता हूं कि आपने जो जिक्र किया है पहले भी कि एक समुदाय के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ग्रामीण अंचल में काफी ऐसे परिवार है जिनके 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हुए हैं, और वो आदमी बेचारा मजदूरी करता है। तो मजदूरी करके क्या तो उनको एजुकेशन दे देगा, क्या उनको स्वास्थ्य दे देगा, क्या शिक्षा देगा, क्या संस्कार देगा? सभी लोगों को शिक्षा बराबर हो, स्वास्थ्य बराबर हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, तो सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए सभी के अंदर कि मुझे क्या करना चाहिए। सरकार कानून बनाए वो अच्छी बात है, अभी खान साहब ने ये बात कही है, मैं समर्थन करता हूँ। सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए, और की भी है, ऐसा नहीं है, सभी सरकारों ने की है, इस सरकार ने भी की है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गवर्नमेंट भी इस पक्ष में है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, हम भी पक्ष में है। लेकिन आम नागरिक भी इस बात को चिंतन करे कि देश के अंदर जनसंख्या जिन देशों से बढ़ी है, और एक विशेष समुदाय के लोगों का बार बार आंकड़े आते हैं कि इनकी संख्या बढ़ी है, कहीं जाके वो लोगों की संख्या घटी है। इसके अलावा परमपिता परमेश्वर सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, और अपने देश के अंदर मैं सब अपने बच्चों को शिक्षित करूं, अच्छा नागरिक बनाऊं, संस्कारी बनाऊं, रोजगार के ऊपर खड़े हों, तो ज्यादा अच्छा हो सकता होगा। लेकिन आज जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और इसमें सभी को चिंतन करना चाहिए बैठ करके। आज में इस वक्त में तो 1 बच्चा हो या 2 बच्चा हो, आज इनसे रिश्तों की कमी आई है। जैसा भाई, भाभी, चाची, ताई, साले, साली, इनके रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं। किसी के घर में अगर 1 बच्चा है तो उसकी क्या तो भाई होगा, क्या आगे चाचा होंगे, क्या ताऊ होंगे, क्या बुआ होगी, क्या उनको पता नहीं ना जी। कौन उसको बहन पैदा नहीं हुई तो राखी कौन बांधेगा? इसलिए अगर 2-3 बच्चे घर में होते हैं तो उनके रिश्ते भी बनते हैं। आज रिश्तों की मर्यादाएं क्यों टूटने लगी? क्योंकि रिश्ते का ज्ञान ही नहीं रहा। 2 भाई हैं, बहन उनके पास है नहीं, तो उनको बहन की जो रिश्तों की मर्यादाएं होती है, जैसा बुआ होती है, बाप की बहन बुआ होती है, दिनेश जी, मैं आपकी बात को मानती हूँ, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन हम जिस दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, या इस चीज में कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, या नियंत्रण की जो बात कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस की जो बात आप ही ने कही, तो इसको तो खुद समझना होगा। अब यदि हम इस चीज को लेके बैठ जाएंगे, चलिए 2 बच्चे हैं, बहुत समय से ये नारा चला, ये गवर्नमेंट ने भी चलाया, हम 2 हमारे 2, समझिएगा, मैं बहुत साफ एकदम प्रैक्टिकल बात करती हूँ।
अब अभी किसी के यहाँ 2 लड़कियां हैं जैसे आप कह रहे थे, तो भाई अब उनको कोई भाई नहीं है, या 2 लड़के हैं तो बहन नहीं है राखी। यदि हम इस दिशा में सोच के जाएंगे तो फिर तो नियंत्रण होगा ही नहीं ना सर। तो वो तो एक कहते ना कि एक थोड़ा सा कंट्रोल उस चीज को लाना पड़ेगा, वो एक नियम में लाना पड़ेगा। हम चीन से कंपेयर करते हैं, भाई वहां पे नियम कानून आया तब तो वो चीजें बैलेंस हुई, नहीं तो कैसे होंगी कहीं पे भी। तो जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, तब तक कैसे होगा। देखो, एक आदमी के 2 बहनें 2 बेटियां हो गए, 2 बेटे हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो बच्चे होंगे, कहीं चाचा ताऊ के तो बहन भाई तो रिश्ते बने रहेंगे। आज भारत के अंदर रिश्तों की मर्यादाएं टूटने लगी, आज रिश्तों की मर्यादाएं टूटने लगी। आज रिश्तों की जो हमारे भारत के अंदर पवित्रता होती थी, जो मर्यादाएं होती थी ना जी, उन रिश्तों की मर्यादाओं के अंदर भारी टूटन आया है। और हम लोगों ने तो संघ की दृष्टि से कुटुंब प्रबोधन का चलाया है। भारत के अंदर विषय के कुटुंब प्रबोधन होना चाहिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव होना चाहिए। बेटे दोनों हो जाएं, एक परिवार में 2 बेटी हो जाएं, लेकिन उनकी जब शादी होगी तो आपस में ऐसा थोड़ा सबको बेटे होंगे, बेटी भी होंगी, तो एक दूसरे के रिश्ते बने रहेंगे, इसलिए रिश्तों की टूटन नहीं आएगी। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन कहाँ, अगर 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं, 2-2, 3-3 शादियां करोगे, 4-4 शादी करोगे, फिर उनके कई बच्चे होंगे, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है मकसद 2 हो जाए 3 हो जाए, सफिशिएंट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को चिंतन करना चाहिए जो 2-2 शादी करते हैं, 3-3 शादी करते हैं, 4-4 शादी करते हैं, 8-8, 10-10, 18-18, 20-20 बच्चे हो रहे हैं, वहाँ चिंतन का विषय है। देखिए, मुझे लगता है ये मकसद ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग के लिए बात की जाए, लेकिन ये बात सच है कि थोड़ा सा गंभीरता से इस चीज को सोचना होगा। मैं समझ रही हूँ सर आपकी बात को, ऐसा हुआ है, मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखिए, स्थितियां परिस्थितियां भी तो सर 2 शादियां करवा देती हैं, मुझे नहीं लगता कोई जानबूझ के करता। हमें सारे एंगल पे देखिए बात करनी पड़ेगी, और यदि कभी होता भी है तो सबको लगता है कि जहां आपकी शादी हुई एटलीस्ट आपका एक बच्चा वहां होना चाहिए। मैं बहुत खुल के बात करूंगी, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसको भी मैं समर्थन करती हूँ कि निश्चित तौर पर उसको कंट्रोल फिर कैसे करेंगे। आप जब तक लाएंगे नहीं चीजों में, प्रोसेस में, तब तक कैसे होगा। समाज का काम है, सरकार का नहीं, समाज चिंतन करे, समाज के प्रबुद्ध लोग बैठ के चिंतन करे, ठीक है, कि हमारा देश कैसे चलाना है। ठीक है दिनेश जी, वापस आती हूँ मैं। राजनीतिक रूप से बयान बाद में लूंगी सभी लोगों के, पहले मैं इस तरफ से सारी चर्चा को कंप्लीट करती हूँ। जो स्पेशलिस्ट जो हमारे बैठे हैं, जो इस विषय पे अपनी बात रखेंगे, राजनीतिक रूप से मैं बाद में आऊंगी कि आगे इस पे क्या इंप्लीमेंट होना है। इसके बाद सीधे आरपी श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा अगला सवाल कि बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने की बात हो रही है, देश को बढ़ाने की बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल भी आया, कई बार गया, इंप्लीमेंट होती हुई कोई चीजें नहीं दिखी। और आज से नहीं, बहुत पहले से ये तमाम चीजें आई हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हम सिर्फ कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से, लेकिन हम खुद उस चीज पे काम नहीं कर पा रहे। क्या कमी मानते हैं और कैसे हो सकता है? दो बातें, तो सरकार इसमें बहुत जरूरी है कि सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी समाज की है, लोगों की है कि वो किस दिशा में सोच रहे हैं। अभी हम 2 अपने जो पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने जो भी बातें कही हैं एकदम बड़ी तार्किक बात कहा, वहाँ कोई समुदाय विशेष की कोई बात नहीं हुई। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश हित में, जैसे मान लीजिए निर्मला सीतारमण जी ने अभी कहा कि भाई एक जनसंख्या नियंत्रण पर भी विचार होना चाहिए। जब किसी देश का आप बजट बनाते हो और जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होना शुरू हो जाती है, तो आपका बनाया हुआ बजट या आप जो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनके संसाधनों में कमी आ जाती है और वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आती है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा, हम किसी समुदाय विशेष की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारी आबादी में गिरावट भी आई है, कहीं वृद्धि दर्ज की गई है, तमाम चीज़ें हैं। बहुत पहले से बात हो रही थी, यूसीसी की बात हो रही थी, तमाम चीज़ें आ रही थी। ये क्या हुआ, आपने कहा कि 35 बार जो है ये एक तरह से संसद में ये बात आई, बजट इस तरह के जो है ऑर्डिनेंस आने की बात की गई, लेकिन वो अभी तक फलीभूत क्यों नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक देश हित के लिए इसको जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो सारी चीज़ें जो आई, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम लोग हैं, सबकी इच्छा शक्ति की कमी है। आज हमारी आबादी लगभग, आप बता रही थी कि 147 करोड़, हम तो चीन से भी ज़्यादा एक तरह से पहले नंबर पर आबादी के रूप में देश स्थापित होने जा रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी नहीं है। उतने संसाधनों को कैसे आप उनको मुहैया कराएंगे। सवाल ये है कि आपने बहुत देखा, अभी बीच में बहुत सारी चर्चा हम लोग करते रहे कि भूखमरी इतनी है,
लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही। क्या समाज इस बारे में नहीं सोच सकता? समाज को भी सोचना कि आखिर इस तरह की स्थितियां कैसे निर्मित होती। सिर्फ सरकार के भरोसे ही ये तय कर लेना कि सरकार नियंत्रण करेगी तो नियंत्रण, सरकार कानून बना देगी, लेकिन उस कानून को किस तरह से अमली जामा पहनाना पड़ेगा ये देखना होगा। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं और तमाम लोग हैं, कोई विरोध करता है, कोई समर्थन करता है। हमें लगता है कि संसद में अगर ऐसा कोई कानून आता है तो निश्चित रूप से सारे दलों को मिलकर इसमें प्रयास करना होगा, नहीं तो हमारी आबादी बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम पूरे लोगों के लिए खाना मुहैया नहीं करा पाएंगे। भोजन की समस्या होगी, संसाधनों की समस्या होगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, इन संसाधनों में इतना बंटवारा होगा कि जिसको लेकर के भी सोचने का विषय है और बहुत चिंतन का विषय है। तो हमें लगता रहा कि इस मामले में एक पूरा एक जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सबकी सोच समान होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति किसी समाज का हो, चाहे वो जो है कितने समुदाय हमारे देश में है। देखिए विभिन्नताओं वाला देश है, तो सारे लोगों को मिलकर सोचना होगा। हमें लगता है कि इस दिशा में अब कोई ऐसा कानून आएगा तो देश के लोग जरूर सोचेंगे और जनता जो आम लोग हैं उनमें उनके जेहन में भी ये बात आएगी कि इस तरह की परिस्थितियां अगर निर्मित हो रही हैं तो हमें भी इसमें नियंत्रण करने की ज़रूरत है। जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, लोगों के भरोसे होता है, लोगों के सोच के भरोसे हो सकता है, लोगों के विचारों के आधार पर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। रत्नाकर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रत्नाकर जी, रत्नाकर जी म्यूट किया है सर आपने, अनम्यूट कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, थोड़ा सा कम आ रही है आपकी ऑडियो, बट ठीक है मैं सुन पा रही हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण है, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, पीएम मोदी भी कह चुके हैं, कई सारे पैनलिस्ट हैं जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी अपनी बात यहाँ पर रख चुके हैं। आपको क्या लगता है इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या कोई बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत है या कोई ऐसे सुझाव की ज़रूरत है? मतलब इसको यदि हमें लागू करना है और इसको सब लोग मानते हैं, चाहे निर्मला सीतारमण कह लें, चाहे देश के प्रधानमंत्री कह लें या यहाँ पैनलिस्ट कह लें, इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हम करा पा रहे हैं या कहाँ परेशानी आ रही है? क्या आने वाले समय में उम्मीद करें सरकार से? देखिए राखी जी, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और मैं इस प्रश्न के संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जनसंख्या बिल, जैसा कि आप बता रही हैं अभी शुरू से ही कि आज़ादी के बाद 35 बार यह बिल जो है सदन में पेश किया जा चुका है, लेकिन कहीं न कहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विरोध के चलते यह बिल पारित नहीं हो पाया। और आपने देखा कि 2019 में भी राज्यसभा के जो सांसद थे राकेश सिन्हा जी, जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने भी वो बिल लाया, लेकिन भारी विरोध का सामना करना पड़ा और वो बिल तभी भी पास नहीं हो पाया। कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इसमें पूरी तरह से नजर आ रही है। और जब तक राजनीतिक पार्टियां किसी भी समुदाय को वोट बैंक समझने का काम करेंगी और विशेष तौर से उस समुदाय को वोट बैंक समझने की कोशिश करेंगी जिसकी जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है, और वह इस उद्देश्य से नहीं इस कानून को लाना चाहते होंगे क्योंकि उनकी जनसंख्या कहीं न कहीं उनको वोट देने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से इस तरह का कानून जो है पारित नहीं हो पाएगा। मेरा कहना है यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने अपना कंसर्न पूरी तरह से बताया लोगों को और जागरूकता फैलाने की हमने तमाम कोशिशें पहले भी की है और अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, यह विस्फोट हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाला है, क्योंकि आज हम विश्व में पहले नंबर की हमारी आबादी हो चुकी है और सीमित संसाधन है हमारे पास और असीमित लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, जो सरकार अकेले नहीं कर सकती, कोई भी कानून ला दे तो भी नहीं कर सकती। क्योंकि आज रोजगार की ही बात कर लीजिए तो आज देश में युवाओं की संख्या लगभग जो है 40 करोड़ के करीब है और गवर्नमेंट के पास जो है जॉब बहुत सीमित है, तो कैसे सारे युवाओं को रोजगार दे सकते हैं? तो कहीं न कहीं आज हमें सोचने की जरूरत है और उस पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकें। और मैं आपको उदाहरण भी बता देता हूं कि देखिए, आज भारत और चीन अगर दोनों देशों को आप मिला लीजिएगा तो लगभग पूरे विश्व की आधी आबादी हमारी है, सिर्फ दो देशों की है और उसमें से भी 18 से 20% की आबादी जो है वह भारत देश की है। तो कहीं ना कहीं यह बिल्कुल चिंतनीय विषय है
कि सिर्फ मात्र 2 देश पूरे विश्व की आबादी का जो है आधी जनसंख्या जो इन दो देशों में रहती है, तो निश्चित रूप से संसाधन जो है जिसपे हम लोग डिपेंडेंट है वो कहीं ना कहीं सीमित होते जाएंगे और क्राइसिस जो है बढ़ता जाएगा। नहीं तो रत्नाकर जी, इस दिशा में जो बढ़ने की बात हो रही है, क्या ये राह कठिन लगती है या फिर हो जाएगा इस पर काम? मैं अपनी थोड़ी सी बातें पूरी कर लूं, फिर आपके प्रश्न का सब माकूल जवाब दूंगा। ठीक है, बोलिए थोड़ा जल्दी। देखिए, हाँ जी, देखिए मैं वही बता रहा था कि आज हमारे देश में, आज हम देश में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर हैं जनसंख्या के मामले में। अगर हम इस तरह का कड़ा कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लेकर आएंगे, जैसा कि चाइना ने 1979 में लाया था, जहां एक बच्चे से ज्यादा अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी सुविधाएं और पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। अगर इस तरह का कानून लाकर उन्होंने अपने देश की जनसंख्या का नियंत्रण किया है, तो आज जब हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 बन चुका है, तो हमें भी आज इस बात पे खुलकर विचार और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और कानून लाने की जरूरत है, जैसा कि 1979 में चाइना ने लाया। आज चाइना का जनसंख्या प्रति मिनट जो है 10 बच्चे पैदा होते हैं वहां पे, और हमारे देश में प्रति मिनट जो है 30 बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि हम 2 करोड़ के लगभग जो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती है, वो तो न जाने कितने देशों की जनसंख्या है। आज उत्तर प्रदेश जो है आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बना हुआ है, और उत्तर प्रदेश से थोड़ा ही आगे जो है अमेरिका देश, जो हमारे देश के क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है और जनसंख्या में सिर्फ 1 प्रदेश के बराबर है। तो आज कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है और इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को पारित कराने की जरूरत है, और विपक्ष को भी इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर सदन में पेश करती है तो उनका समर्थन बिल्कुल मिलना चाहिए। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं। बाकी आप अगला प्रश्न पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार। ठीक है, 1 मिनट में वापस आती हूँ, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि बात उसी पे चल रही है, और यदि सबकी सहमति होती है तो फिर ये राह आसान मुझे लगता है बिल्कुल बननी चाहिए, कठिन राह होनी नहीं चाहिए। कुंडरू पुष्पलीला जी, आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है माँ। मैम, एक बहुत सीधा सा सवाल अभी रत्नाकर जी जो रख रहे थे उसी को आगे बढ़ाती हूँ कि विपक्ष का भी पूरा समर्थन चाहिए, और इस बार तो विपक्ष को ऐसा जनादेश मिला, आशीर्वाद मिला जनता का कि वो उनकी सहमति के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। तो जनसंख्या नियंत्रण की जो बात हो रही है, आजादी के बाद से जो 35 बार बिल पेश हुआ, कुछ हो तो पाया नहीं, और हम नंबर 1 पे जरूर आ गए, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की बात बड़ी तेजी से चल पड़ी है। तो क्या आपका एक ओपिनियन इस पे समर्थन करेंगे, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा और क्या होना चाहिए? हाँ या ना, अब अभी तो सिचुएशन तो कंट्रोल करना चाहिए पॉपुलेशन को। तो हमारा तो यहाँ पर भी फिर धर्म का, रिलीजन का एक प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर मुस्लिम भाई लोगों की बातें सुने तो अब कितना भी बच्चा भगवान देता है तो हम पैदा कर देते हैं बोलते हैं। तो उनकी मजहब की, उनकी जो है वो मानना पड़ेगा एक सेक्युलर देश में। तो हमारा में तो अभी तक कोई भी हो, पढ़े अनपढ़ भी जो भी हो, आज 1 बच्चा या 2 बच्चा, बस 1 और 2 बस। आप लड़कियां भी चलेगा, परवाह नहीं बोल रहे। माँ बाप में बहुत सारा चेंजेस आ गया है कि ज्यादा मेंटेनेंस करना प्रॉब्लम हो रहा है। आज का जो हर रेट्स भी बढ़ गया, एक बच्चा को पढ़ाना है तो इतना 1 लाख रुपए कम से कम LKG UKG बच्चे को फीस भरना पड़ता है। तो जो फाइनेंशियली भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हर फैमिली। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हर फैमिली में अपने आप में तो एक चेंजेस आना चाहिए। दूसरा जो है ना, ये सरकार सोचने में इतनी आसान नहीं है, तो ये इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा कि अपन का कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी 3 बच्चे वाले कोई भी हो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये रूल लगा है, मगर कुछ ना कुछ बहाना कर देते हैं। उसमें टेक्निकली भी इतनी इंडिया में इतनी फेमस है, अगर तीसरा बच्चा हुआ, ये इसकी बच्ची है, DNA का टेस्ट है, कोई कंप्लेंट भी करे था ना, उस होशियारी से उन्होंने अगर पॉलिटिकली कंटेस्ट करना है तो किसी को बच्ची को जो अडॉप्शन दिए जैसा वैसा कर दे के अपने आप में फिर कंटेस्ट के लिए रेडी रह रहा है। अभी ये ऐसे जो है ना, तो पॉपुलेशन जो है ना, इमरजेंसी की पीरियड में इंदिरा जी ने जब किया था, ये लोग बहुत सारे बातें कर रहे थे, मगर अभी ये पार्टी के अलावा सोचने का बात भी है कि चाइना से अपन बराबर हो रहा है, मगर चाइना का पॉपुलेशन की तरह से अपन का ऐसी बढ़ जाएंगी कि अपन का जो भी बहुत सारा क्राइसिस आ जाएगा। तो इसको कंट्रोल में करना है तो पहला गवर्नमेंट की नहीं, ये पूरा
ऑल पार्टी का कुछ बात करना है, पब्लिक में लेके जाना है, उनके समर्थन से कर सकते हैं, फोर्सबली नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी कुछ ऑप्शन देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए या इंक्रीमेंट देना चाहिए। एक मिडिल क्लास का बच्चा भी एक आप पैदा करेंगे तो उसके लिए आप चाइना में कैसे कैसे वो लोग पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं, 1 बच्चा रहा तो उनको बहुत सारा बेनिफिट्स गवर्नमेंट देते हैं और बच्चे का एजुकेशन भी उन लोग पूरा देखभाल करते हैं। मगर इधर का एजुकेशन जो है ना फ्री एज कॉन्स्टिट्यूशन में रख चुका है। अम्बेडकर जी ने उसी जमाने में लिख के रखा था कि फ्री एजुकेशन देना चाहिए। आज राज्य में कहाँ हो रहा है? डेमोक्रेसी सिस्टम में फ्री किसी का नहीं है। हेल्थ फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो भी है अपन का राइट्स के बारे में बात करना है तो आज तक 75 ईयर्स हो गया है, मगर किसी के ऊपर भी अपन कोई पार्टी वाला अभी तक उसको कंटिन्यूशनली नहीं कर रहे, उसके बारे में नहीं जा रहे। तो आज पॉपुलेशन का समस्या क्यों आ रहा है? अभी जो पॉपुलेशन कंट्रोल करना इतनी आसानी नहीं है, उसको चर्चा में लेके जाना है, उसके लिए पब्लिसिटी कन्विंस करना चाहिए। जो विलेज से लेके मेट्रो तक भी जो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, उनके लिए अपन लगातार अपन करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक का ओपिनियन है उसका सपोर्ट 100% लेना चाहिए। विपक्ष का समर्थन होगा, मैं ये मान सकती हूँ। पुष्पिला जी, पार्लियामेंट में चर्चा रखने का चीज है राखी जी, अदरवाइज नहीं होगा। ये सब्जेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अदरवाइज एक प्रॉब्लम तो ये आ जाएगा कि ज्यादा भी करेंगे ना तो पॉपुलेशन पूरा खत्म हो जाएगा। आजकल तो शादियां होना भी मुश्किल हो गया, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, लेट फैमिलीज में शादियां, एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो गया, लड़का लड़की भी शादी की मना कर रहे हैं, तो वैसा सिचुएशन भी आ जाता है। तो गवर्नमेंट भी अगर फोर्सबली करेगा ना, कल के दिन पॉपुलेशन भी 0 लेवल पे आ जाएगा। बिल्कुल, मतलब हर विषय पे सोचने की जरूरत है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनेगी, शायद इसीलिए इसको अब जरूर सोचा है। लेकिन ये सारे पहलू जो हैं उस पर विचार करके चीजों को रखा जाएगा, तभी उस पर एक अच्छी बहस हो पाएगी और तभी इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं देख पा रही हूँ। ठीक है मैम, वापस आती हूँ। मीसम जी, मुझे लगता है एक ऐसा विषय चल पड़ा है, सबकी देखिए अपनी अपनी राय है। मुझे लगता है एक अभी उत्तर प्रदेश की बात निकली थी कि जनसंख्या के मामले में स्टेट वाइज यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या स्टेट वाइज इसकी शुरुआत कर दी जाए? कैसे आपके नज़रिए से कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पर जहां इसको आगे लेके एक वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़े? देखिए राखी जी, यहाँ पर बड़े बड़े पैनलिस्ट मौजूद हैं और जो मुद्दा है वो काफी अहम है और सीरियस है। देश की बात है, प्रदेश के लिए सब एक है, ना इसमें यहाँ विपक्ष है ना पक्ष है। ये जिम्मेदारी हर इंसान की है जो देश के अंदर रह रहा है। हर व्यक्ति अपना दायित्व समझ करके इसका निर्वहन करे, बट इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। जब किसी मामले को इम्प्लीमेंट करने की बारी आए तो पक्ष विपक्ष की ओर गेंद न फेंके, क्योंकि विपक्षी बच्चे पैदा नहीं कर रहा है। इसमें एक आम जागरूकता की जरूरत है और मैं ये कहूँ सीधे सीधे शब्दों में कि इल्म की जरूरत है, स्टडी की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। जब लोग जागरूक होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। बात यहाँ पर किसी संप्रदाय की नहीं कि किसी एक संप्रदाय को आप कटघरे में खड़ा कर दो, और अगर आप करते भी हो तो ऐसे दूसरा संप्रदाय जो है वो जिद में और आवेश में आकर के और इन नियमों की अवहेलना करेगा। क्योंकि जो गरीब है वो हिंदुस्तान का एक नियम बन गया, वो गरीब होता जा रहा है। जो पैसे वाला है वो पैसे वाला होता जा रहा है। अगर आपको जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो न कि इस तरह की बयानबाजी करके और वक्त पक्ष विपक्ष और राजनीतिकरण करके आप रोकेंगे। अगर किसी आदमी को सच में आप रोकना चाह रहे हो तो देश के अंदर अगर आप चाहते हो कि देश की इकोनॉमी बढ़े, देश तरक्की करे, तो आप इसके अंदर लॉ लेकर के आइए जिसके अंदर आप उनको फैसिलिटीज दीजिए, उनको पढ़ाने की फैसिलिटी दीजिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, उनको और देशों की तरह बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराइए। जब मोह माया नहीं होगी, जब तक देश के नागरिकों को इसमें फायदा नहीं दिखेगा। एक सीधी सी मिसाल है राखी जी, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उसकी प्रति आय हर महीने 1000 रुपए है, तो वो चाहता है कि मेरे 5 से 10 बच्चे हों तो सबकी आय मिला करके 10,000 रुपए प्रति वेतन घर में आए। तो आप बताओ ऐसे लोगों की मानसिकता आप कैसे बदल दोगी? तो इस तरह का जो लेबर पावर हमारे यहाँ, जो मैन पावर हमारे यहाँ है, तो जो
मैन पावर से अपने घर का खर्च चला रहा है, वो कदापि आपकी बात को मानने को तैयार नहीं होगा। इस तरह का कानून बनाने से पहले आपको पहले बुनियादी ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। आपको देश के अंदर युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा सत्ता पार्टी के अंदर पेपर का लीक होना, नौजवानों से खिलवाड़ होना, तो जब नौजवान न पढ़ पाएगा, न नौजवान नौकरी पाएगा, न नौजवान किसी स्थिति में पहुंचेगा, तो फिर वो बच्चे ही तो पैदा करेगा। आपने कोरोना में देखा, कोरोना उसका उदाहरण है कि कोरोना काल के अंदर जब किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं रह गया, किसी भी तरह का कोई जीवन यापन या सामाजिक मुख्य धारा में वो नहीं रहा, तो क्या हुआ? लोगों ने बच्चे पैदा किए, उसी को एक मात्र संसाधन समझा, तो आबादी बढ़ी। तो इस तरह से जब तक सरकार खुद कमर कस के नहीं खड़ी होगी और अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर नहीं थोपेगी, विपक्ष पर नहीं थोपेगी, तो इसमें अगर आप सरकारी मशीनरी का सदुपयोग होगा और जब ये काम करेंगे तो फिर ये आपको ग्राउंड पर दिखेगा। अदरवाइज इस तरह से एक उपदेश दे करके कि बच्चे पैदा ना करें, नुकसान हो रहा है, कभी काम नहीं होगा। क्योंकि देश के अंदर जनसंख्या क्या ही एक मात्र मुद्दा नहीं है। देश के अंदर आपने देखा कि जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहा है, जिस तरह से देश के अंदर आपने देखा QI लेवल बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारी प्रकृति को भी नुकसान पहुंच रहा है, पानी का लेवल नीचे चलता चला जा रहा है, तो ये सभी जनसंख्या के साथ साथ राखी जी अहम मुद्दा है। बिल्कुल ठीक बात है। इस पर भी बात करना चाहिए। ठीक है, इस पर भी बात करना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है आगे बढ़ाते हैं। आप जब सब जी उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं मीसम जी, ठीक है? हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। फरीद जी धन्यवाद। फरीद जी, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्या हो सकता है, कैसे करें? बातें देखिए सुझाव के तौर पर बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि अभी राजनीतिक रूप से कोई झगड़ा शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये बात भी सच है कि देश की बात है ना, जनसंख्या नियंत्रण होगा, सबके लिए अच्छा होगा और निश्चित तौर पर आगे बढ़ने की बात हो रही है। अब लेकिन मुझे जो सवाल आ रहा है कि यदि इस पर काम करने की जरूरत पड़ी, सरकार कोई चीज लाती भी है तो प्रॉपर पॉइंट्स हो। कल को सिर्फ इसलिए नहीं टेबल थपथपाई जाएगी कि भैया ठीक है हम लाए, हम ले गए, हमने करा दिया और उसका क्रेडिट सरकार ले ले। मुझे नहीं लगता वो स्थितियां परिस्थितियां बननी चाहिए, और यदि बनती भी हैं तो विपक्ष फिर उसके लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका विरोध जरूर करेगा, जो फिलहाल तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि जिस तरह से प्रतिक्रिया आई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विरोध है, लेकिन अब वो पॉइंट्स क्लियर करने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि आज की जो डिबेट है बहुत ही अच्छी डिबेट है, सारे के सारे लोग बैठे हुए, सब ओपन माइंड से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी चीज है। अगर इसी हिसाब से हम लोग देश में आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग ही राजी हैं, मगर इसमें एक ही यही चीज होनी चाहिए कि इस चीज को अगर आगे बढ़ाना है तो नीति और नियत जो है वो पूरी सबकी सही होनी चाहिए, ना कि सिर्फ हम एक वर्ग को खुश करने के लिए बिल लेकर आ रहे हैं ताकि दूसरा वर्ग ना को साइड किया जाए, मेरा एक वर्ग खुश हो जाए, इसके लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये सारी की सारी तोहमत अल्टीमेटली घूमकर मुसलमानों के ऊपर आती है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जैसे हमारे दिनेश उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी सी शुरुआत की थी, मगर लास्ट में उन्होंने वो एक चीज छोड़ दी कि जो लोग 4 शादियां करते हैं, 5 शादियां करते हैं, बच्चों का भंडार लगाते हैं, शुरुआत उनकी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत ही पसंद हूँ और मैं अड्रेस भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक जो सोच है उसको दूर करना पड़ेगा कि तीसरी चौथी या दूसरी शादी कोई क्यों करता है। उनके मजहब में इजाजत है, और जब एक के यहाँ बच्चा पैदा नहीं, हालांकि सूफी साहब इसमें बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, जब एक के पास बच्चा नहीं पैदा होता है उससे सहमति लेकर दूसरे पे जाते हैं या तीसरे पे जाते हैं, वो लंबी बातें उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मेरा यही कहना है कि किसी एक वर्ग को दोषी नहीं मानकर, देश का कानून है, देश में कानून बने सबके लिए बराबर। जिस तरह से मिसान भाई अभी कह रहे थे कि पहले उन सबका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए कि सबको सब चीज मिलेगी। जैसे उससे पहले हमारी दीदी बोल रही थी कि आजकल के जो नौजवान है, आज की जो पीढ़ी है वो शादी ही नहीं करना चाहती, तो कहीं ना कहीं जाकर देश का ये बाद में ये संतुलन बिगड़ना चाहती। इन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर और किसी एक कम्युनिटी को दोषी ना ठहराकर ये चीज को रखा जाए, सभी को साथ में लेकर सबकी सहमति बनाकर, मुझे लगता है कि इस चीज में हम लोग आगे चलेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देकर, हालांकि जरूरी नहीं है मगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कि राखी जी अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे यहाँ से 3 प्रतिनिधि हमारे आपके पास आते हैं। मैं आता हूँ, एहतशामुल हक साहब आते हैं और एक सूफिया जी आते हैं। तो मेरा तो एक ही बच्चा है, एहतशाम साहब के कोई इंशू नहीं है, सूफिया जी के 2 बच्चे हैं और तीनों इत्तेफाक से मुसलमान हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है
कि सारा का सारा दोष मुसलमानों पर देना ठीक नहीं होगा। अगर हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा होगा। ये इस चीज़ को मैं मानती हूँ फरीद जी, और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि ये एक समझदारी की बात है। जैसे कह रहे थे ना कि गवर्नमेंट तो सारी चीज़ों को लाएगी, इम्प्लीमेंट कराएगी, पॉइंट्स को रखा जाएगा, वो डिस्कशन होगा, लेकिन खुद की अवेयरनेस की जो बात हुई थी, जहाँ से हम इस चर्चा को शुरू करके लाए, अवेयरनेस आप में यदि वो फील होगा, वो चीज़ होगी, आप उसको समझ रहे होंगे तो आप करेंगे। यदि आप नहीं समझ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसी कोई चीज़ का कंट्रोल हो पाएगा? किसी को जबरदस्ती बांध के आप उसमें नहीं रख सकते। इसीलिए मैंने कहा अवेयरनेस है ना, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया, अवेयरनेस है, मगर यही है कि एक किसी को जिस तरह से रत्नाकर जी भी कह रहे थे, मिजान जी ने भी कहा, दीदी ने भी कहा कि ये सबको एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। देश का कानून है, देश में बनाना है, ये देश हम सब का है और सबको एहसास दिलाना है कि देश तुम्हारा है, ना कि सिर्फ एक आध वर्ग को खुश कराने के लिए कि हम इनको एनआरसी करेंगे तो इनको देश से निकाल देंगे, तुम आराम से रह सकोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर, हमारी पूरी जिम्मेदारी है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। हाँ, ये देश हम सबका है और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय जिस रफ्तार से चल रहा है, कई सारे मेहमान हैं, मैं एक छोटा सा सवाल मोहम्मद कौसर जी आप के साथ यहाँ शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो सबसे ज़्यादा है तो वहीं से बात स्टार्ट हुई थी। मुझे लगता है उसी पे इस चर्चा को आगे ले जाके फिर हम उसको ख़त्म करेंगे। और प्लीज़ मेरे सवाल को कोई भी पैनलिस्ट या कोई भी जो इस चर्चा को सुनता हो उसको अदरवाइज़ ना ले, व्यक्तिगत ना ले, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछना ज़रूरी हैं, क्योंकि बात निकली थी शादियों की। अभी एक बात निकली थी मोहम्मद कौसर जी कि जिनके मज़हब में 2-3 शादियाँ जायज़ हैं और फिर वो 2-3 शादियाँ होंगी, फिर वो बहुत सारे वहाँ से बच्चे होंगे, तो मुझे लगता है जो चीज़ है जिसके मज़हब में है उसको आप नहीं रोक सकते, उसको बांध नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से ये खुद की एक अवेयरनेस हो सकती है, या उस पर काम किया जा सकता है, उसको समझदारी का एक परिचय दिया जा सकता है, उसको किस तरह से लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एक वर्ग दोषी है, मैं इसका समर्थन भी नहीं करती, किसी ने भी नहीं किया, लेकिन वो जो एक बात रखी हुई है ना कि 2-3 शादी होंगी तो ऑब्वियसली बच्चे भी होंगे, तो उसका भी तो कोई एक अपना एक लाइन होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः कि आपने इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न मुझसे किया, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा समय लूंगा और उसको मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। हाँ। मजहब इस्लाम में और शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मुसलमान को 4 शादियों की इजाजत दी गई है कि वो एक वक्त में 4 बीवी रख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आदेश दे दिया गया है कि उसको 4 रखना है। कुरान शरीफ साफ साफ कहता है कि ऐ ईमान वालों, तुम शादियां करो उनसे जो तुम्हें अच्छी लगे, 2, 3 या 4, लेकिन अगर तुम इंसाफ न कर सको तो सिर्फ एक ही करो। यानी शादी करना फर्ज है, सुन्नत है, वो भी सिर्फ एक। और यहाँ पर परिस्थितियों की बात है। देखिए, देश काल और परिस्थितियों के आधार पर चीजें बदल जाती हैं। आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो कोई इस्लामी रूल का मुल्क नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर मुल्क है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो हमको अपने जो साथ में हमारे अन्य धार्मिक समूह निवास करते हैं उनको साथ में रह करके चलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा तबका मुसलमानों को 99.9 से भी आप आगे जाएंगे, आप इसका धरातल पर अध्ययन करा लें, मोस्टली एक ही शादी करते हैं। ये कुछ चीजें कुछ वजूहात की वजह से या कुछ लोग किसी वजह से ये जो चार्टर करते हैं, तो इसका मतलब पूरी तरीके से मुस्लिम समाज को खुद विरोध करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये सारी असमानताएं हो रही हैं और दूसरे वर्ग के साथ हमारे जो है ताल्लुकात और हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। और अगर कोई मुसलमान एक ही शादी करे और उसका ऐसा कोई कानून बन जाए, ऐसा कोई नियम बन जाए, तो ये कोई इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। दिनेश जी अपनी बात रखिएगा। जी, दरअसल अभी खान साहब ने बात कही, उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं। दरअसल है क्या, 4 शादी एक साथ नहीं, एक शादी की, उसको तलाक दे दिया, उसके 3-4 बच्चे हो गए, फिर दूसरी शादी की, उसके 3-4 हो गए, फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरी लिया, उसके 3-4 बच्चे हो गए, फिर चौथी ले आए, फिर पहली 3 बीवी छोड़ दी, फिर उसके 4-5 बच्चे हो गए। तो इसलिए उसमें क्या है कि 18-20 बच्चे हो गए, बीवी एक ही रखते हैं घर में, या कोई 2 रख लेता है। कहीं ना कहीं सच का सबको पता है, मुझे ये बात कहनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या है कि सबको जानकारी है, मैंने बोल दिया। लेकिन समाज का कार्य है
जिस राष्ट्र में समाज अग्रणी होता है वो राष्ट्र संपन्नता की तरफ बढ़ता है, तरक्की रहती है, उसकी सद्बुद्धि रहती है। इसलिए समाज को आगे होना चाहिए। ये कार्य भी सरकार का नहीं है, कुछ ऐसे बहुत कार्य हैं कि समाज को आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, सरकार से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए समाज को जागृति होनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जनसंख्या के क्षेत्र में, और जो तरह तरह की बातें होती है उनके क्षेत्र में कुछ इंटेलेक्चुअल लोग मिल करके राष्ट्र निर्माण का कार्य करें, व्यक्ति निर्माण का कार्य करें, समाज निर्माण का कार्य करें। अगर ये हो जाए ना जी तो राष्ट्र का बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, और वही नहीं हो पा रहा आज भारत के अंदर। जी, मुझे ऐसा लगता है जो बात अभी आप कह रहे थे वही नहीं हो पा रहा। सब काम सरकार करेगी, सब काम सरकार करेगी, ऐसा नहीं है। राष्ट्र चलाते हैं समाज के सम्मानित सबरांत इंटेलेक्चुअल्स, व्यापारी वर्ग और सोशल वर्कर, IPS IAS टीचर्स, ये लोग समाज को चलाते हैं जी। ठीक है दिनेश जी, अभी आप जो बात कर रहे थे, एक शादी होती है फिर 4 बच्चे, दूसरी शादी हो गई 4 बच्चे। मुझे लगता है यदि यही एक मुख्य वजह हम मान रहे हैं, मान लीजिए एक चीज यदि आ रही है किसी वर्ग विशेष के लिए, तो आप उस पर एक जो नियम कानून जो लाने की बात हो रही है, या आगे उसको जिस तरह से बिल आएगा उसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे, डिस्कशन होगा। जरूरी तो नहीं है कि एक शादी आपने की है तो आप 4 बच्चे ही पैदा करेंगे, या दूसरी ला रहे हैं तो भी 4 बच्चे ही पैदा करेंगे। मैंने फिर बोला ना, अवेयरनेस की बात आप ही ने शुरू करी थी, तो ये तो समझदारी की खुद की बात है ना। अब इंटेंशनली तो कोई नहीं करता होगा, या हम उनको ये ब्लेम कर दे, जैसा कि भी मोहम्मद कौसर जी कह रहे थे कि पहले की स्थितियों में अभी की स्थितियों में बदलाव आया है, और कहते हैं ना कि देश जैसे बढ़ रहा है। सरकार ने 3 तलाक का कानून लेके आया ना जी, 3 तलाक का कानून लेकर आए तब थोड़ा सा बदलाव आया है। तो अच्छी बात है, इसको और इम्प्लीमेंट कराएंगे, इस पर कानून बन जाएगा भाई। एक परिवर्तन आया, 4 बीवियां यदि रखना है आपको, आप रखिए, एक बच्चे भी तो हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है एक बीवी 4 बच्चे ही पैदा करें। मैं थोड़ा सा देखिए बहुत थोड़ा खरा सा बोलती हूँ सर, क्योंकि जो समझ आ रहा है वो मैं बोलूंगी, तो हमेशा हम सब चीज को नेगेटिव लेके ना चले। उन्होंने भी बहुत पॉजिटिवली अपनी बात को रखा। सच बयान कर रहा हूँ, आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं ले रहे, लेकिन मैं तो सच बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन 3 तलाक जो कानून बनाया गवर्नमेंट ने, वो बहुत बड़ा एक जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण का बहुत बड़ा कानून बनाया 3 तलाक। चलिए देखिए, मैं तो चाहूंगी कि इसके बाद इम्प्लीमेंट भी हो जाए, ताकि जिस स्पीड से हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस पर हम कंट्रोल कर लें, वरना एक भयावह स्थिति हम देखेंगे। RP श्रीवास्तव जी, देखिए ये सब बातें तो लगातार चलती रहती हैं, और समाज में एक अवेयरनेस की जहाँ तक ज़रूरत है, अभी हम बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि 4 शादियों की बात की जा रही थी, उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक ही शादी कर सकते हैं, 4 ना करें। तो ये तो सामाजिक अवेयरनेस की बात है। जहाँ तक ये कहा गया कि देखिए 2 चीज़ें अगर पूरे देश में नियंत्रण में आ गई, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर सरकार ने ये पूरा गारंटी दे दिया कि जिनके पास बच्चे होंगे उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के सारी चीज़ें होंगी, अगर इस तरह की बातें आती हैं तो हमको लगता है कि कोई भी समाज इस बात को स्वीकार करेगा। अब सवाल जहाँ तक रही मैन पावर, संख्या बढ़ाने वाली बात, आपने अभी इसमें दिया है कि जो है 2015 तक आज़ादी के बाद से 43% एक समाज विशेष की आबादी बढ़ गई, मुस्लिम समाज की। बिल्कुल सही है, बढ़ी है, लेकिन आप ये देखिए ना कि सरकार ने व्यवस्था क्या किया। भाई आपने क्या किया इस दौरान, चाहे कोई भी सरकार रही हो। हमारा ये कहना है कि अगर ये बढ़ी है तमाम चीज़ें, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण अशिक्षा भी है, और जिसको दूर करने की जरूरत है। तो इन सारे मुद्दों पर सरकार को सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक अभी हमारी बात हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा दल नहीं है, अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, जैसे एक ये बिल हमने लाए इस वजह से और उसका क्रेडिट लेने जाएं, तो इस तरह की व्यवस्था में जरूर व्यवधान आएगा। अगर ये पूरे सबको समान रूप से सबकी सहमति के हिसाब से बिल आता है और सारे दलों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता, तो हमको लगता है ऐसी कोई बात नहीं आएगी। लेकिन सवाल यही है कि राजनीतिक दल इस चीज़ से बाज नहीं आते हैं। हर दल अपना अपना क्रेडिट लेना चाहता है, हर सरकार अपनी क्रेडिट लेनी चाहती है। सामाजिक सुधारों की दिशा में अगर आप आम सहमति बनाते हैं तो हमको लगता है उससे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा। एक बात बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए मैम, आप लोगों में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरे को लग रहा है जो टारगेट जो नॉन पॉलिटिकली बात करना दिल में आ रहा है, सच्ची है, सच्चाई है, मगर मुझे तो इधर का अंदर की बात
लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जब से आया है मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। एक देश में एक ही रूल लाना है तो सऊदी अरब के जैसा यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर लाना है तो इतना आसान नहीं है। तो मुसलमान का वो रिलीजन के बारे में अगर टच करेंगे, 3 तलाक में भी उन्होंने करा, वो खत्म, वो जरा नाम ले लिया, मैं बहुत करा बोलकर शान से बात कर रहा। मगर इनकी सिस्टम में जो सांप्रदायिक में हमारा हिंदू लोग वैसे बोलते हैं ना, वैसे मुसलमान का भी मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है। तो अगर लीगल में भी उन लोगों का तो फाइट करने का राइट है उन लोगों को। तो अभी इसमें जाके आप देश में बहुत सारा मुद्दा छोड़ के फिर मुस्लिम हिंदू का ये बातें लेके आना, राखी जी, ये तो देश को बर्बाद करके छोड़ेगा ये मोदी। किसी को जीने नहीं देगा। क्या बोल रहे हैं? भारत के अंदर भारत का कानून होता है, कोई मुस्लिम ला हिंदू ला नहीं होता। बर्बाद करके कोई मोदी जी ने भारत को आबाद किया है। आप कैसे कह देंगे भारत को बर्बाद किया है? थोड़ा चैनल पे आप बैठे हैं, ऐसे शब्द मत बोलो मोदी ने भारत को बर्बाद कर दिया। कहाँ बर्बाद कर दिया मोदी ने? मोदी ने तो वो कार्य किया जो 70 साल में नहीं हुआ। ऐसे मत बोलो मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को। बर्बाद नहीं किया, आबाद किया। ऐसे मत बोलो बिल्कुल भी। जलाने का, इंडिया को बर्बाद ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखिए, मैंने एक बात बोली थी ना, बहुत सार्थक चर्चा हो रही थी, झगड़े का विषय था नहीं। प्लीज ऐसे मत करिए। बहुत मोदी जी को क्यों घोषित जनसंख्या का विषय? जनसंख्या की बात करो। मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। कहाँ बर्बाद कर दिया? मोदी जी ने देश आबाद किया। 10 साल में देश ने तरक्की की है पूरे विश्व के अंदर। मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी ना। अब अपना भैया 1 मिनट भैया सुनिए प्लीज, मैं बोलने वाली मुझे समय दीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कई बार मैंने ऑब्जेक्शन किया आपको आपके चैनल पे कि मुझे समय दीजिए। पूरे 1 घंटे में आपने सिर्फ 2 मिनट समय दिया, मैं अपनी बातों को कैसे रख पाऊँ? 1 मिनट रत्नाकर जी, 1 मिनट रुकिए। अरे 1 मिनट भैया, क्यों बात नहीं करने दे रहे? बीच में ठोक रहे मुझे। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये इंडिया हिंदुस्तान पूरा हिंदुओं का अड्डा नहीं है। ये सेक्युलर देश है। इतने साल में हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं। जिसकी सेकुलर देश है तो आप सनातन को गाली देंगे? भैया सुनिए, आपके नेता जो है कहेंगे कि हिंदू हिंसक है। हम सेकुलर देश है, इसका मतलब कि आप वोट जिहाद से वोट मांगेंगे, बोलेंगे कि वोट जिहाद करो। किस तरह की राजनीति करते हैं आप लोग? मोदी को आरोपी ठहराने की काम करते हैं आप लोग। अपने गिरेबान में झांकने का काम नहीं करते, बोलते हैं कि हिंदू हिंसक है। मुझे लगता है आप दोनों भी समझदारी दिखाएंगे तो अपनी अपनी बात अच्छे से रख लेंगे, और जब दोनों जन नहीं बोल पाएंगे, समय हो जाएगा तो आप यहाँ पे ठीकरा फोड़ देंगे। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। इतना हाइपर क्यों हो रहे रत्नाकर जी? झगड़ा आप लोग कर रहे हैं सर, मैं झगड़ा नहीं करवा रही आप लोगों का। 1 मिनट रुकिए। कुंडुरो पुष्पलीला मैम 1 सेकंड रुकिएगा। कुंडुरो पुष्पलीला मैम 1 सेकंड रुकिए। और मैं बार-बार ऑब्जेक्शन कर रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दीजिए। सर, तो आप बार-बार ऑब्जेक्शन करेंगे तो बाकी लोग भी तो बोलेंगे। आप पूरी डिबेट का सीक्वेंस देख लीजिए। जिस सीक्वेंस से मैं शुरू हुई हूँ वहीं पे आई हूँ। 1 घंटे में 2 मिनट बोलने दिया मुझे। आपको मैंने रोका नहीं, आप अपनी बात पूरी करके शांत हुए थे। आपने अपनी पूरी बात रखी और उसके बाद चुप हुए थे। मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था आपको। राखी जी, सारे पैनलिस्टों को 2 से 3 बार मौका दिया आपने। तो सर, दूसरा राउंड आया है ना। मैंने आपसे क्या बोला कि जिसको अपनी बात रखनी है वो फटाफट अपनी बात रखे। महिला जो है, जो अभद्र बातें करे, अनलगर पर्याप्त प्रलाप करे। सर, पर्सनली मत लीजिए रत्नाकर जी, बेहतर होगा आप अपनी बात रख लीजिए। पर्सनल मत जाइए प्लीज। सर, डिबेट पे तो जाइएगा मत और कुछ बोलिएगा मत, क्योंकि क्या है ना, फिर मैं विषय पे भी नहीं बोलने दूंगी। आप पर्सनल मत होइए। जो चर्चा कौशल जी से शुरू हुई थी पहले राउंड के बाद, वहीं से वापस हुई है। उसके बाद मैंने आपसे कहा समय हो रहा है, जिसे अपनी बात रखनी है वो बात रखे। कुंडुरो पुष्पलीला मैम पहले बोली, आपने फिंगर दिखाई, मैंने आपसे बोला कि ठीक है मैं आ रही हूँ। धमकी मत दीजिए कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और आप समय नहीं देती, प्लीज। कुंडुरो पुष्पलीला मैम 1 सेकंड रुक जाइए। रत्नाकर जी, विषय पे अपनी बात रख लीजिए, बहस मत करिए। बहस करने के लिए इतना समय फ्री नहीं है मेरे पास, प्लीज। ये सारी बातें उनको याद नहीं बोलते थे यहाँ पे। सोचने की बात है मैम, मैं लड़ने के लिए नहीं बैठी। कुंडुरो पुष्पलीला मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। वो अपनी बात रख लें, मेरे 2 मेहमान छूट जाएंगे वरना। प्लीज, वैसे ही समय हो चुका है। अरे भैया, आप थोड़ा धीरज रखो।
भैया मैं बोलना चाहूँ मैम वो बहुत हाइपर हो गए, प्लीज आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैम मैं भी चुप हो गई, उनको बोल लेने दीजिए। रत्नाकर जी प्लीज क्या बोल रहे हैं बोल लीजिए। ये मैं बोलना बोलता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे लोग मेरी बातों में डिस्टर्ब नहीं करें। सर थोड़ा जल्दी बोल दीजिएगा वरना चर्चा ही खत्म हो जाएगी। हाँ बस यही है आप लोगों का। सर 3 मिनट तो झगड़ा किया आपने, 3 मिनट तो बहस कर रहे हैं आप। 3 मिनट में 6 बार मैंने बोला बात रखिए बात रखिए बात रखिए। यही तो है आप लोग। कौन है हम लोग? मत करिए प्लीज, मुझसे तो बहस बिल्कुल भी मत करिए। अरे क्यों नहीं करूं, आपने बुलाया मुझे तमीज से सर, प्लीज प्लीज इनफ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी बात रखिए बात रखिए बात रखिए। 4 बार हो गया, 4 मिनट आपने ऐसे खराब किए। मौका दिया आपको, मौका दिया आपको, बहस मत करिए प्लीज। कुछ मौका नहीं दिया आपने, 2 मिनट में से 2 सेकंड 2 मिनट का मौका दिया है घंटे में। और बाकी लोगों को प्लीज मैं उसको डिफेंड करना चाहता हूँ, आप मुझे मौका नहीं दे रही है। हाँ मैंने तो सर वो सारा कुछ मैंने दारोमदार लिया है ना कि मोदी जी को वो बोल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। नहीं अच्छा लग रहा है तो डिफेंड करने का समय तो दीजिए। मैं कितनी बार आपको बोला, कितनी बार मैंने ऑब्जेक्शन किया कि मुझे बोलने का समय दीजिए। कितनी बार बोला सर? पहली बार भरपूर मौका दिया, दूसरी 4 बार मैंने ऑब्जेक्शन किया, उंगली उठाया, पैर उठाया, फिर समय हो गया, कोई भी नहीं बोल पाएगा। आप बड़बड़ा लीजिए सर, कोई नहीं बोल पाएगा आपकी वजह से। 2 बड़बड़ा नहीं रहा हूँ राखी जी। आप जिस तरह से डिबेट करा रही है वो डिबेट का तरीका ठीक नहीं है। मुझे मत बताइए सर, मैं बहुत अच्छे से करा रही हूँ। बाकी पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, वो भी बता देंगे कौन सही है कौन गलत है। प्लीज सारे पैनलिस्ट को 3-3 बार मौका दिया आपने बोलने के लिए। मुझे कितनी बार डिबेट उठा के देखिए, 3 बार मौका मिला या 2 बार मिला और किसने कौन चुप हुआ। मत करिए मेरी चर्चा में, मत करिए सर, बिल्कुल मत करिए। चलिए समय हो गया, मुझे रोकना होगा। फरीद जी और मीसम जी सॉरी आपके पास वापस नहीं आ पाई इस बहस की वजह से। फिर हम कोशिश करेंगे दोबारा इस चर्चा में जुड़े। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आबादी का असंतुलन, ये चर्चा ही पूरी डिसबैलेंस कर दी कहीं ना कहीं रत्नाकर जी ने। बहुत हाइपर हो गए, बोलना चाह रहे थे। देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं रखेंगे, समय सबको देना पड़ता है। खैर इस पूरे विषय पे आगे क्या हो सकता है, क्या विषय आ सकता है, कितना इंप्लीमेंटेशन होगा, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है वो नियंत्रण हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। इस पर फिर एक बार हम चर्चा पर जरूर बैठेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।